इस फिल्म ने भी साबित किया कि मौला जट कल भी जिंदा था, मौला जट आज भी जिंदा है। मुस्तफा कुरैशी ने जो मुंह से मुआवजा मांगा था ना जी कि मुझे ये दे, जी मैंने वही दिया। जी सुल्तान राय ने जो मुंह से मुआवजा मांगा जी मैंने कम नहीं करवाया, मैंने वही दिया। आसिया बेगम ने जो मुंह से कहा मैंने वही दिया। ये एक किराए के घर के ऊपर वाले पोर्शन में किराए पे रहते थे और राय साहब उस वक्त 10 मरले के घर में अंजुमन को मैं लाया था। अंजुमन उर्दू फिल्मों में आके फ्लॉप हो गई थी, लेकिन वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर नहीं है, वो एक शराबी है, वो देवदास है, हर वक्त पड़ा हुआ लेटा हुआ ठर्रा पी रहा है। ये नासिरदीप साहब ने इन पर राइटर साहब ने बहुत बड़ा जुल्म किया। ये हरामदाऊ और ये लड़की जो है ये भी हरामदी है। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। पिक्चर का बेड़ा गर्क इन्होंने खुद कर दिया, अपने सब्जेक्ट के साथ ही इन्होंने जुल्म किया। नासिरदीप को भी मैंने लिखा हुआ सब्जेक्ट दिया था, इसने मेरे मुआवन के तौर पे जी मेरे मुंशी के तौर पे इसने काम किया हुआ है नासिरदीप ने। मैंने इन्हें फिल्म की इजाजत दी है रिलीज की। अच्छा, अपनी फिल्म के राइट्स नहीं दिए इन्हें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ गजल शाह और आप देख रहे हैं बरखा टीवी। बरखा टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं और हमारा सवाल जो है, हमारा सवाल किसी के साथ भी हो सकता है, शोबिस शख्सियात के साथ, सियासी हो, समाजी हो, कोई भी हो। तो आज का जो हमारा सवाल है वो शोबिस शख्सियात के साथ है। तो जो मेरे साथ शख्सियात बैठी हैं ये किसी भी तारीफ की मुख्ताज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से अल्लाह ने इतनी इज्जत नवाजी है, इतनी इज्जत नवाजी है कि आज तक उनकी इज्जत, उनका मुकाम बुलंद है और अल्लाह के करम से। तो मैं जिक्र कर रही हूँ, हमारे साथ सरवर भट्टी साहब हैं जो पहली मौला जट फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और दूसरी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हमारे साथ सर साजिद यज़दानी साहब हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को 50 साल दिए। तो मेरा ख्याल है कि बात आज हम करने जा रहे हैं मौला जट फिल्म, पहली नहीं दूसरी वाली, दी लेजेंड ऑफ मौला जट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मौला जट की बात करनी है तो जिन्होंने पहले फिल्म बनाई है उनको बुलाया जाए, और जिन्होंने फिल्म देखी है और तजज़िया किया है उनको भी बुलाया जाए। तो इसलिए ये दो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है हम भट्टी साहब से करेंगे। सरवर भट्टी साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला है और हमारे बरखा स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी थैंक यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा। नहीं सर, आप इस काबिल हैं, बल्कि आपने हमें इस काबिल समझा, यही बहुत बात है। सर साजिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे बरखा स्टूडियो में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। सब आपकी दुआएं। तो सबसे पहला सवाल जो है हम सरवर भट्टी साहब से करेंगे। सर जब पहली मौला जट फिल्म 40 साल पहले बन चुकी थी, तो आज दूसरी दी लेजेंड ऑफ मौला जट बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई? ये तो बनाने वालों का उनकी चॉइस है, और मेरा ये ख्याल है कि वो असल में अल्लाह की अता से जी वो काम इतना इम्पोर्टेंट हो गया हुआ है जी, अल्लाह ने करवा दिया हुआ है जी बिल्कुल, कि उसका कोई आज तक अल्टरनेट जी उसका कोई सब्स्टिट्यूट बन नहीं सका। बिल्कुल सर, इतनी सुपरहिट फिल्म के जो सालों साल देखी गई और 40 साल के बाद भी देखी जा रही है, तो सोचे वो फिल्म क्या थी जो आज ये फिल्म बनाने की नौबत आई। यही पूछना चाहते हैं, व्यूअर्स भी ये सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन आपकी सबकी रसाई आप तक नहीं है। अल्लाह ने हमें मौका दिया और आपकी इजाज़त से हमने आपको बुलाया, तो इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं। वो असल में शाह जी ये जी जी फिल्म है ना जी, ये बंदा अल्लाह की क्रिएशन है जी, कोई भी बंदा जी, वो अल्लाह की तख्लीक है, जी, मखलूक है जी, और आगे अल्लाह ने अपने बारे में ये फरमाया कि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बहुत बरकत वाला है वो अल्लाह जो तमाम खालिकीन को भी खल्क करने वाला है। बेशक। अब काम हर फील्ड में जी लोगों ने किए हैं,
बड़े बड़े अच्छे लोग, बड़े बड़े कमाल लोग पैदा हुए। जी बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री में मैं जब आया हूँ जी जी। तो मेरे से पहले बड़े बड़े लेजेंडरी लोग जी। यहाँ काम कर रहे थे, सही। और मैंने उनके सारे कामों का जो आला काम हुए थे जी। मैं उनका उसकी मैंने स्टडी की हुई थी। अच्छा। कि उर्दू फिल्में जो ग्रेट बनी हैं वो मेरे अंदर थी, जो पंजाबी बनी हैं वो मेरे अंदर थी। जी। फिर मैंने अदब इतना पढ़ा हुआ है जी। कि गालिब मेरे अंदर है, बुल्ले शाह मेरे अंदर है, शाह हुसैन मेरे अंदर है, जी। सुल्तान बाहू साहब मेरे अंदर हैं, वारिस शाह माशाअल्लाह। मेरे अंदर है, माशाअल्लाह। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब मेरे अंदर हैं। माशाअल्लाह। और ये जितने क्रिएटिव लोग हैं ना, जी। जिन्होंने नस्लों के लिए और सदियों के लिए काम किया हुआ है। जी सर, जो पहली फिल्म थी आपकी, माशाल्लाह इतना अरूज फिल्म ने पाया जिसका कोई इंतहा नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, सालों सिनेमा से उतरी नहीं, फिर आज ये मौला जट जो है, दी लेजेंड ऑफ मौला जट बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई? ये ज़रूरत क्यों पेश आई है तो बेटे वो बताएंगे, जो अब सब साबित हो चुका है जी। कि वो मेरी पिक्चर मौला जट की पॉपुलैरिटी का जी। और उसकी जो आज तक उसके असरात हैं जी। और वो पूरी दुनिया में जो पॉपुलर हुई है जी। उसको कैश करवाना चाहते थे। जी। और इसीलिए उन्होंने ये फिल्म बनाई, उसको अडॉप्ट किया। जी। तो आप देखिए ना, द लेजेंड जो है वो भी मेरा बनाया हुआ, मेरी बनाई हुई चीज़। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल और वही मौला है। जट भी मेरी क्रिएशन है। जी। उन्होंने बच्चों ने इसका सहारा लिया जी। और मेरे काम को और मेरे नाम को उन्होंने इस काबिल समझा जी। और उन्होंने उसको टेकअप किया, और ये मेरी गुड लक है। जी बिल्कुल। मैं उनका थैंकफुल हूँ जी। कि नई नस्ल, जी सर। अब ये चौथी नस्ल है। जी बिल्कुल। अब देखिए ना, मैंने पिक्चर शुरू की थी 78 में, जी। और 79 की 9 फरवरी को वो सिनेमा में आई, जी। और मैंने वो 2 महीने 26 दिन में बनाई थी। अच्छा। टोटल 86 दिन लगे थे। जी। और दिन रात मैंने मार्शल लॉ लगाई हुई थी स्टूडियो में जी। कि कोई एक्टर भी और कोई जी। हीरोइन, कोई हीरो, कोई डायरेक्टर, कोई राइटर, कोई बंदा, जी। जी। वो मेरे टस से मस नहीं हो सकता मेरे से काम वो के इधर लादो। उधर नहीं हो सकता था। सही। और इसीलिए वो पूरे कमांड और कंट्रोल के साथ वो पिक्चर टाइम पे बनी। माशाअल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे अदारे का नाम बाहू फिल्म्स कॉरपोरेशन, जो जी कि हजूर माशाअल्लाह। सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरे रूहानी बाप है। अच्छा जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह तो हमारे आबाओ जदाद के भी बड़े हैं ना। जी बिल्कुल। समझे ना, जी। हजूर गौसल आजम के अकीदतमंद हैं सुल्तान बाहू साहब, और गौसल आजम दाता साहब के अकीदतमंद, सुल्तान साहब भी दाता साहब के, हजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी दाता साहब से फैज़ याफ्ता, और हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह भी उनसे फैज़ याफ्ता। जी। और फिर निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि जो बंदा जिसको कामल पीर ना मिलता हो, वो दाता साहब की किताब कश्फुल महजूब को जी। कामल पीर समझ के तो उससे सीखे, जी। तो वो किताब उसको कामल पीर की रहनुमाई देती है। तो बात यह है कि मैं इन अल्लाह के वलियों के जो असरात हैं वो मेरे पे इतने गहरे हैं। जी बिल्कुल। और वही मेरी फिल्म में नजर आए, उसी को मैंने अपना इसका मरकज़ बनाया। और मेरी फिल्म जो है वो एक हदीस कुदसी से शुरू होती है, जो मैंने खुद बावजूद होके अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाई। जी बिल्कुल, मैंने सुना है। तो और मैंने 4 दिन पहले ही फिल्म को दोबारा देखा है। और उस पर मैंने कमेंट्स भी पास किया हैं, उस पर आप देखिएगा अगर आपकी नज़र पड़े तो। सर दूसरा सवाल जो है, सर यज़दानी साहब हमारे साथ हैं माशाल्लाह, फिल्म इंडस्ट्री का 50 साल इनके पास तजुर्बा है और ये साथ रहे और इनके सामने फिल्में बनी, इन्होंने देखी भी और सब कुछ था। सर आप से ये सवाल है कि पहली मौला जट फिल्म जब बन गई, ठीक है,
और जो नई फिल्म थी, आपने नई भी देखी है और पहले वाली भी देखी है, इन दोनों में आपको फ़र्क क्या नज़र आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका भी शुक्रिया कि आपने इस मौजू पर बात करने के लिए मुझ नाचीज़ को दावत दी। जहाँ तक सरवर भट्टी साहब का ताल्लुक़ है तो ये शुरू से ही मजहबी रुझानात की हामिल शख्सियत हैं। मैं यहीं से शुरू करूँगा क्योंकि बात वहाँ तक आ चुकी है जी। तो इनके रुझानात में कोई तब्दीली नहीं आई क्योंकि फिल्म का माटो ही ये था जो मौजू था कि इन्होंने पहले से ही तशहीर अपनी कर रखी थी, लोगों को पता था कि ये किस मौजू पर बन रही है, उससे सबक मिल रहा था, फिल्म देखनी चाहिए। तो मौला जट जब इनकी पहली फिल्म लगी तो लोगों ने कसीर तादाद ने देखा और मेरा ख्याल है कोई बंदा है जिसने 4 या 6 से ज़्यादा मरतबा ना देखा हो, बार बार देखा, तो तभी वो फिल्म 2.5-3 साल 4 साल चलती रही मुसलसल और बार बार उसे उतारा भी गया, रोका भी गया, कई दगने भी लगी, हमने देखा कभी मार्शल लॉ का रेगुलेशन, कभी अदालती कार्रवाई, कभी मजिस्ट्रेट के छापे, वो किसी न किसी तरह रुकावट डालने की कोशिश की गई मगर मौला जट कि किसी के रोके से नहीं रुका। वो अपना गंडासा लेकर निकला और ऐसा निकला कि आज तक उसका गंडासा चल रहा है जिसका आपके सामने है, चूंकि आज की नस्ल को तो नहीं पता, हमारे सामने चला और हमने आज फिर देखा कि वो गंडासा आज एक नौजवान हीरो के हाथ में आ गया, एक लेजेंड के हाथ से निकलकर नौजवान वो कैसे आया, वो इनकी मेहनत है। उसमें सरवर भट्टी साहब इसके क्रेडिट ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने वो गंडासा उस हीरो के हाथ में पकड़ाया जिसने जुल्म ज्यादती करने वाले हाथों को काटा, रोका और जुल्म के खिलाफ जहाद का दर्स दिया, अमली दर्स दिया। ये हमारे यहाँ जो मजहबी रुझान या जहाद का रुझान शुरू हुआ, ये बहुत बात की बात है। असल बीज इन्होंने बोया था जिसका समर हम आज खा रहे हैं कि आज हर तरफ जो हक की बात की जाती है, अगर कोई हक की बात करता तो इनका समझेंगे पैगाम उस तक प्रॉपर तरीके से पहुंच गया। तो ये इसका क्रेडिट तो मैं सरवर भट्टी साहब को दूंगा जो पहली मौला जट थी, और आज भी जो फिल्म रिलीज हुई है मैं उसका भी क्रेडिट इन्हीं को दूंगा क्योंकि अगर ये पहली फिल्म ना बनाते तो आज ये लेजेंड कैसे बनता। लेजेंड इन्होंने बना दिया था उसी वक्त, वो लेजेंड बन चुका था, वो लेजेंड बना तो नौजवानों ने उसको हाथों हाथ आज की नस्ल ने लिया कि इसको क्यों ना कैश करवाया जाए। सही। तो उन्होंने महज कैश करवाने के लिए उनको उसके थाट से, उनके ख्याल से, भट्टी साहब की सोच से उनका कोई दूर तक ताल्लुक नहीं है। सही। ना वो उस रुझान के हामिल है, मम्मी डैडी ग्रुप पे जाहिर है उन्होंने आज के दौर के मुताबिक इस फिल्म को डाला और इस फिल्म को जदीद तकाज़ों के मुताबिक नई नस्ल के जो फनकार हैं उनको लिया, आज वो फिल्म कामयाबी हासिल की तो नौजवान नस्ल आ रही है उनको देखने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिक जो वो तो होता है थाट और कैरेक्टर। इन्होंने जो कैरेक्टर मोतियों की तरह परोए थे ना, वो आज भी उसी तरह जिंदा है। इस फिल्म ने भी साबित किया कि मौला जट कल भी जिंदा था, मौला जट आज भी जिंदा है। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यही बात मैंने नासिर अदीब साहब से फिल्म के प्रीमियम पे पूछी तो उन्होंने कहा कि 40 साल पहले ये बेटा मेरे घर पैदा हुआ था और जो आज मेरे सामने एक फल की सूरत में आ गया, समर जैसे आपने बताया कि वो आज भी मुझे, वो पहले छोटा था अब बड़ा हो गया, अभी भी कमा के दे रहा, पहले भी कमा के दिया है, अब जरा वो आज के दौर के मुताबिक हो गया। तो यहाँ पर एक सवाल और है जो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने कहा कि पहले की जो मौला जट फिल्म थी वो गरीब बाना थी और आज की जो फिल्म है दी लेजेंड ऑफ मौला जट ये अमीर राना है। सर आपने फिल्म पहली बनाई है, आप प्रोड्यूसर हैं मौला जट पहली के, तो आपके ख्याल से पहली मौला जट जो फिल्म थी उसका बजट क्या था? ये थोड़ा सा मेरे बड़े प्यारे भाई है जी मुस्तफा कुरैशी साहब, लेकिन उनको बहुत बड़ी गलती लगी है। अच्छा। वो उन्होंने अपना ख्याल ज़ाहिर किया है जी बिल्कुल, उनका ख्याल है कि ये गरीबाना थी। जी मुस्तफा कुरैशी ने जो मुंह से मुआवजा मांगा था ना जी कि मुझे ये दे, जी मैंने वही दिया। जी सुल्तान राय ने जो मुंह से मुआवजा मांगा जी मैंने कम नहीं करवाया, मैंने वही दिया। आसिया बेगम ने जो मुंह से कहा मैंने वही दिया। और मैंने सारी फिल्मों के एक्टरों को, डायरेक्टरों को, राइटरों को, कैमरामैनों को जो कोई डिमांड करता था मैंने ये नहीं कहा कम करो, सही, कभी किसी से नहीं कहा जी। तो ये उनका ख्याल जो है वो हकायक के बिल्कुल बरक्स है कि वो गरीबाना थी।
क्योंकि 40 साल पहले फिल्म सर बनी है, तो उस वक्त का पैसा और आज का पैसा और जमीन आसमान का। और यहाँ पर मैं जरूर ये बात मेंशन करूंगी कि भट्टी साहब ने इस फिल्म पे टैक्स कितना दिया। आज की द लेजेंड ऑफ मौला जट पे तो टैक्स ही नहीं लगा। बिल्कुल। और जो है पहले मैंने इनका इंटरव्यू किया तो उसमें आपने मुझे बताया था कि जो जितना मैंने उस फिल्म का टैक्स दिया था, आज अगर मैं चाहता तो सर कितने कनाल, आप अपने मुंह से बताए कितने कनाल हम जमीन खरीदते। वो हिसाब किताब से जी वैसे बाहर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जी कि उस फिल्म पे उस वक्त जी इतना पैसा लगा था जी। जितने की आज रायविंड रोड पे 1500 कनाल जमीन आती है। 1500 कनाल जमीन आज रायविंड रोड पे आ जाती। रायविंड रोड पे ये मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी थी यानी पूरी फिल्म पे। हाँ, 1 कनाल जमीन वहाँ पे आज 5 करोड़ 6 करोड़ की है जी। तो 1500 कनाल को जरा 6 करोड़ से जरब दे सर, ये तो कई 100 करोड़ बन जाएंगे। तो इतनी इन्वेस्टमेंट इनकी नहीं है अब जी बिल्कुल, आज के दिन तक 100 करोड़ हो गया है बिजनेस जो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट ये का। बिल्कुल मामूली बिजनेस जी। है। मौला जट ने 4.5 करोड़ जी उस वक्त जी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सिर्फ टैक्स दिया था, सिंध को अलहदा, अच्छा, बलूचिस्तान को अलहदा, फ्रंटियर अच्छा, को अच्छा। अलहदा। और इनकम टैक्स जो मैंने दिया हुआ है जी लोगों ने 100 फिल्म बना के उतना इनकम टैक्स नहीं दिया बिल्कुल। गवर्नमेंट को जितना मैंने सिर्फ मौला जट बना के दिया जी। हुआ है। अब जरा गौर करें ना जी तो 450 जी। लाख रुपया जी। इसने सिर्फ एंटरटेनमेंट टैक्स दिया था 2 साल में 2 साल में सिनेमाओं से। सही। एक्साइज ड्यूटी दी, आज 1 रुपया एक्साइज टैक्स बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं उस है। वक्त हर टिकट पे 150% टैक्स था। सही। तो वो 4.5 करोड़ का जी 450 मुरब्बा जमीन आती थी उस वक्त जी रायविंड रोड पे। जी जी। यानी 450 मुरब्बा, सही। उसकी बनती है 90,000 कनाल। बिल्कुल। इतनी जमीन नवाज शरीफ के पास और जरदारी दोनों के पास मिला के आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। और इतनी जमीन जो है ना 90,000 कनाल, वो बैरियर टाउन के मालिक के पास भी नहीं है। जबरदस्त। तो फिर गरीबाना फिल्म तो नहीं थी ना, ये तो अमीर से अमीर आना फिल्म थी। और ये कुरैशी साहब, अल्लाह पाक इनको और ज्यादा इज्जत मासूम आदमी है फिर। मासूम ये एक किराए के घर के ऊपर वाले पोर्शन में किराए पे रहते थे। अच्छा। और अब जब ये लाहौर से अपना घर बेच के कराची गए हैं जी जी तो इनसे ये पूछे जी कि वो कितने का बेच के गए हैं। अच्छा। मुझे पता चला 25 करोड़ या पता नहीं 30 या 40 करोड़ का घर बेच के गए। माशाल्लाह उस वक्त माशाल्लाह किराए के घर में थे। और माशाल्लाह। राई साहब उस वक्त 10 मरले के एक घर में, जी ये मेरे जहाँ मेरा घर है जी जी चौधरी कॉलोनी, जी जी चौधरी कॉलोनी में, वहाँ इनका 10 मरले का घर था। सही। अब माशाल्लाह वो जब दुनिया से गए हैं जी तो उनका 2.5 कनाल का 3 कनाल का घर है जो चंबा उसके साथ। जी बिल्कुल, मैं देखा, मैं गई थी। बात यह है कि ये सारे जी राई साहब गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बने। जी बिल्कुल, मेरी माशाल्लाह बिल्कुल। कुरैशी साहब के क्रेडिट पे नूरी नत से बड़ा कोई रोल नहीं है। कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। इससे आगे वो नहीं बढ़ सके बिल्कुल। जिंदगी भर। आसिया बेगम मुखो जट्टी से बड़ा रोल नहीं कर सकी, चकोरी दारो नतनी से बड़ा रोल नहीं कर सकी। बिल्कुल। और ये मेरी एक फिल्म का कमाल नहीं है, जी ये अल्लाह के फजल से बाजार हुसन में जी सलमा आगा को मैंने लिया। जी जी तो सलमा आगा बाजार हुसन के अलावा पाकिस्तान से उसके क्रेडिट पे कोई इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है। सही। इसी तरह इकबाल हसन को मैंने मौला जट से निकाला जी गाड़ी के रोल से, और जी। कैफी को ले लिया मैंने जी किसी वजह से, कोई मैं उनसे नाराज हो गया था जी 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 उनके किसी एटीट्यूड की वजह से। जी तो मैंने फिर उसको चंद बरियाम में चंद बनाया, जी। और मेरी फिल्म देखने के बाद इन्होंने शेर खान में उसको शेर खान बनाया। अच्छा समझे ना। जी तो अल्लाह का ये शुक्र है जी कि मेरे जरिए आर्टिस्ट जो हैं उनको लाइफ टाइम की अचीवमेंट्स मिली है। अंजुमन को मैं लाया था जी अंजुमन उर्दू फिल्मों में आके फ्लॉप हो गई थी, जी लेकिन मैं पंजाबी फिल्म में उसे लाया और अल्लाह के फजल से उसको 18 साल की बादशाही मिल गई।
सही। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग जो हैं जी। इनको इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वरना आप देखें कि जिन फिल्मों में मैं नहीं था, तब मौला जाट इन लंदन बनी, मौला ते मुखो बनी, डायरेक्टर भी वही, एक्टर भी वही, करेक्टर भी वही, फिल्म फेल। इसी तरह जट वो क्या थी, जिद्दी जट बनी, फ्लॉप हो गई। राय साहब भी थे, कुरैशी साहब भी थे, नासिर अली भी था और यूनुस मलिक भी था, फिल्म फेल। जट दा वैर इन्होंने बनाई, ये सारे थे, सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं था, फिल्म फेल। तो बात ये है कि आज भी ये जो फिल्म बनी है उसने बड़ी खुशी की बात है, ग्रॉस बड़ा अच्छा किया जी। उस पॉपुलैरिटी का फायदा इन्हें मिल गया जी जी। जो मेरी चीज द लेजेंड बनी और वो पॉपुलर चीज थी जी। उसका फायदा माली सूरत में इनको मिल गया जी। लेकिन आपने फिल्म देखी है? जी, फिल्म देखी है, पूरी फिल्म देखी है। फिल्म में सब्जेक्ट ही नहीं है बिल्कुल। आप देखें, और उसको शराबी बना दिया। सही सर, आपका बजट आपने बता दिया जो पहली मौला जट बनी। आपने ये फिल्म दी लेजेंड ऑफ मौला जट भी देखी है। आपके ख्याल से इस फिल्म पे कितना बजट आया होगा? मुझे इसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है जी। जो भी बजट लगा जी जी, उन्होंने जो इस बच्चे ने काम किया है ना जी, बिलाल शारी साहब, बिलाल शारी ने या हमारा हिकमत ने, अच्छा जी, हमारा हिकमत की बहादुरी ये है कि वो बेस्ट इन्वेस्टर है। अच्छा, वो बहुत अच्छी इन्वेस्टर है। उसने सही काम के ऊपर दिल खोल के इन्वेस्ट किया। बिल्कुल ऐसा ही है, ये उसका क्रेडिट है जी। बिल्कुल, लेकिन वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर नहीं है, ये वो प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं, वो फाइनेंसर है, फाइनेंसर है, ठीक है ना जी। सही। अब जहाँ तक बिलाल का ताल्लुक है जी, वो नई नस्ल का बच्चा है जी, और उसने पहले वार बनाई, वो भी उसकी अच्छी फिल्म थी, मैंने उसकी भी मुबारकबाद उसे दी। अच्छा, ये पिक्चर जो उसने बनाई है जी, उसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जी बिल्कुल उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया है जी, कि साउंड सिस्टम पिक्चर क्वालिटी, बिल्कुल कैमरा वर्क, साउंड बहुत अच्छा था, एडिटिंग बहुत अच्छी थी, एडिटिंग, फाइट, ये बिल्कुल बहुत अच्छा था। लेटेस्ट जी टेक्नोलॉजी को उसने आज की जनरेशन के हिसाब से उन्होंने किया तो बहुत बेस्ट किया है। लेकिन बहुत अफसोसनाक जो सबकी तरफ से हुआ है ना जी, कि मौला जट जिस वजह से द लेजेंड बनी जी, जिस वजह से जी वो द लेजेंड बनी जी, बिल्कुल, वो था उसका जस्टिस होना, सही, और मुनसिफ होना, इंसाफ पे मैंने फिल्म बनाई जी, और वो मजलूमों का मददगार था जी, वो जालिम नहीं था जी, और वो मुंतकिम नहीं था, सही, इंतकाम नहीं लेने पे फिल्म मैंने बनाई जी, मैंने इंसाफ पे फिल्म बनाई, इंसाफ पे इन्होंने वो सब्जेक्ट ही उसमें से गायब कर दिया। सर, आपकी इजाजत से ये सवाल जो है मैं साजिद गिजदानी साहब से पूछूंगी, क्योंकि 50 साल तजुर्बा है, फिल्मों पे बेतहाशा लिखा है, इतना लिखा है कि मेरा ख्याल है कि मेरे सर पे बाल ही नहीं होने, इतना लिख चुके हुए हैं। तो मैं ये बात इनसे पूछूंगी कि सर, आपने पहली मौला जट फिल्म देखी और दी लेजेंड ऑफ मौला जट जो है फिल्म आपने देखी है, तो मैं ये आपसे सवाल करती हूँ, आपको क्या इस चीज में फर्क नजर आया? कि फिल्म के किरदारों की बात करें तो जो पहली मौला जट थी वो हक व सदाकत का लंबरदार बताया गया था, सच्चाई का, इंसाफ का उसे झंडा उठाया हुआ था। ये मेरा इस नई फिल्म का, मेरे नौजवानों की फिल्म का जो हीरो है वो एक शराबी है, वो देवदास है, हर वक्त पड़ा हुआ लेटा हुआ ठर्रा पी रहा है, और वो किराए का कातिल भी हो, जाकर वो पैसे लेकर चंद सिक्कों के एवज बंदों को पटाई भी करता है, मारता भी है। जबकि वो जो था वो गैरत की इलामत था, वो ना पैसों के लिए लड़ता था, वो इज्जत, गैरत और उसके लिए वो आगे बढ़ता था, और इंसाफ तो सर बुलंद रखने के लिए, बिल्कुल उसका ये थॉट था। अब दोनों में आप फर्क थॉट का, ये टोटली फिल्म इसी पर आप समझ लें कि ये इतनी सी बात पर ही खत्म हो जाती है कि जब किरदार ही मसक हो गया, जब वो लेजेंड ही नहीं रहा, उसकी लेजेंडरी तो आपने छीन ली, उसकी मासूमियत तो आपने छीन ली, जब उस पर एक शराबी का लेबल लगा देंगे आप एक परहेजगार इंसान को, तो उसके बाद तो उसका किरदार ही मसक हो जाता है। जब उसकी रूह किसी चीज की खत्म हो जाए तो उसके बाद उस मुर्दे पर बात करना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि मैं किस तरह उसको जस्टिफाई करूं
कि वो हीरो था या क्या था, जी। उससे तो फिर विलन बेहतर था। जी तो कम बिल्कुल से कम वो बिल्कुल अपनी ऐसा बात ही तो कर रहा था, बिल्कुल वो सच ऐसे की ही बात तो कर रहा था, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कोई बात समझने वाली कर रहा था। जी। लेकिन जो हीरो था हमारा, जो जी। लेजेंड है असल में, जी। वो लेजेंड जो है ना, उसकी रूह को मसक किया गया। जी। फिर जुमले मुकालमों की बात करें तो नासिरुद्दीन साहब पाकिस्तान के बेहतरीन मुकालमा निगार है, उन्होंने बेशुमार फिल्में लिखी मौला जट के बाद भी, और मौला जट के तो डायलॉग ही अमर हो गए। मेरा ख्याल है उन डायलॉग को सुनकर ही ये फिल्म बनाई गई, क्योंकि वो डायलॉग उन्होंने रिपीट किए कहीं कहीं जहां उनको जरूरत पड़ी। जी। मुझे तो फिल्म देखने के बाद ऐसा लगा कि जी। उन जुमलों के लिए फिल्म बनाई गई कि इनको कहाँ कहाँ हमने फिट करना लगाना है। अगर जी। ये जुमले उसमें ना होते तो शायद ये फिल्म बनाने की उन्हें तहरीक ना मिलती, क्योंकि बाकी रोल तो उनके वही थे, जैसा कि मैंने बताया कि जी, बिल्कुल। एक उन पर बात करना ही एक फजूल बात हाँ, है। बिल्कुल, तो क्योंकि आज की जो चीज है वो थी फिल्म की रूह। बिल्कुल जब जिसमें से रूह ही निकाल दी जाए तो उसमें जब उस बॉडी को रंग रूप करके, उसको बड़ा करके, उसको खूबसूरत बनाकर, जैसे अंग्रेजों में ये होता है कि जब वो औरत बूढ़ी होने शुरू हो जाती है तो वो मेकअप और वो रंग रूप ज्यादा वो कलरफुल करना शुरू हो जाती है, कपड़े भी बच्चों की तरह वो लहकती फेंकती पहनती है ताकि मैं वो खूबसूरत नजर आऊं, मेरा बुढ़ापा छुप जाए। तो ये भी ऐसे ही मुझे लगा कि जिस तरह इसकी बदसूरती को छुपाने के लिए उस पर काफी पैसा खर्च कर दिया गया, काफी पैसा लगाया, काफी उसकी जर्क पर किया गया, काफी उसकी साउंड अच्छी की गई जवानों वाली, ताकि वो लगे। लेकिन असल जो है ना मेरी मौला जट जो है, जिसे मैंने देखा हुआ है अपने दौर में बनते हुए, रिलीज होते हुए, जिसको आज हमारी नस्ल और आने वाली नस्लें भी याद करेंगी, उसकी रूह को मेरे ख्यालों से नुकसान पहुंचाया गया। जी, जो साजिद इज़दानी साहब हैं उनका कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो पहले मौला जट थे, वो मैंने भी मूवी देखी है, आप लोग भी देखिएगा क्योंकि YouTube पर है, पहली मौला जट भी अपलोड हुई हुई। आप जब उसको भी देखेंगे तो फिर आपको मूवी की समझ आएगी कि जो जनरेशन है, क्योंकि उन्होंने फिल्म पहले नहीं देखी होगी, उनके माइंड में यही होगा कि जो पहले का मौला जट था वो भी ऐसा ही होगा। और भट्टी साहब, सरवर भट्टी साहब हमारे साथ हैं, इन्होंने कभी ऐसी फिल्में कोई भी नहीं मैंने देखा कि जो भी मैंने फिल्म देखी उसमें एक जो था सब था बहुत अच्छा, जिससे मैं अगर देखूंगी तो मुझे समझ आएगी कि नहीं ये इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, कुछ ना कुछ नहीं बहुत सारी, पूरी फिल्म ही उसी पे है, जिससे हमारी आने वाली नस्ल को भी एक बहुत अच्छा जो है वो सबक हासिल हो और उनको पता चले कि ये इस तरह नहीं इस तरह किया जाता है। तो बढ़ते हैं सरवर भट्टी साहब के साथ, दोनों से मैं पूछूंगी, आपसे भी सर और आपसे भी, कि ये जो फिल्म है इसको जो आपके मौला जट है और नूरी नत है, आपने भी फिल्म देख ली और आपने भी देख ली, इनमें से पहला जो मौला जट है और आपके मौला जट में जो किरदार, इन्होंने तो मौला जट का तो इन्होंने बता दिया, नूरी नत आपको कहाँ तक मजबूत यहाँ नजर आए हैं? दो तीन इसमें अहम बातें हैं जी। मैंने मौला जट को मुनसिफ बनाया था जी। इन्होंने उसको मुंतकिम बना दिया, इंतकाम लेने वाला, और नेगेटिव कर दिया। इन्होंने पॉजिटिव कैरेक्टर को नेगेटिव कर दिया। सही। और ये नासिरुद्दीन साहब ने इन पर राइटर साहब ने बहुत बड़ा जुल्म किया जी। उन्होंने अपना ये भूल ही गए हैं कि मौला जट दा लेजेंड बनी क्यों, कि वो तो एक गरीब बच्ची के सर से चादर उतारी गई जी, उसकी तौहीन की गई, बिल्कुल, वो तो उसके लिए खड़ा था कि क्यों ऐसा किया गया, क्यों ऐसा किया गया। इन्होंने क्या किया कि उसको शराबी बना दिया। सही। फिर वो कहता क्या है, मुखो जटी जो उसकी जी बिल्कुल बिलव्ड है उसके, जी बिल्कुल, उसके साथ आसिया जो है, बिल्कुल, वो कहता है, कोई पूछता है, कोई पता नहीं वो लड़की पूछती है कि इन्हां दा जिहड़ा बच्चा पैदा होएगा वो कैसा होएगा, तो मौला जट कहता है जो इहदे चों ते मेरे चों बच्चा पैदा होएगा हराम दा होएगा। बिल्कुल। अब ये बताइए, ये बिल्कुल वो अपने बारे में खुद एतराफ़ कर बड़ी रहा है अच्छी, बिल्कुल, मैं भी हरामदा हूँ और ये लड़की जो है ये भी हरामदी है, बिल्कुल बिल्कुल, इनमें जो औलाद पैदा होगी वो भी हरामदी होगी, और ये कोई और नहीं कह रहा, वो खुद अपने बारे में कह रहे हैं।
और उसको शराबी बना दी। अच्छा सर, आपकी फिल्म में वो बहन बनाया था उन्होंने दारो नतनी को, और यहाँ पर जो है वो नतनी जो आती है वो उनके पास आ जाती है और आके वो मैंने वो दावते गुनाह बिल्कुल देती है कि जी अगर मेरे जैसी कपत्ती रान दारो नतनी ते तेरे वर्गा मौला जट होए दोवां दा ब्याह हो जाए ते बच्चे किस तरह दे होंगे, तो उस पे वो बिल्कुल ये बात उसने कही कि जी वो हराम दे पैदा होंगे। तो ये सर इसमें लेजेंड ऑफ मौला जट। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। भाई फिल्म में मैसेज कहाँ है, मैसेज क्या है जी? मैसेज क्या है कि तुमने इंतकाम लेना है। मैंने तो वो बनाया था कि मौला जट ने एंड पे हीरो का काम होता है कि जालिम भी अगर माफी मांगे कि आइंदा नहीं करूंगा तो उसको माफ करे। मेरे हीरो ने विलन को माफ कर दिया बिल्कुल, और उसने बहन ने हाथ जोड़े जी बिल्कुल ऐसे ही, और उसने कहा कि ओए दुश्मन पहने हाथ जोड़ के मंगण भी आई है तो इन्नी छोटी सी रब दी सौ तू हाथ चुक के जट दी जान भी मंगदी ते दे देंदा पर ਇਹਦੇ बदले एक बारी सानू वीर आ के जी ये वैर ते मुका दे। बड़ी बात है। उसने वीरा कहा हाँ जी मैंने तो वैर को खत्म किया, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने तो उसको हीरो को माफ करने वाला बनाया बिल्कुल, लेकिन मैंने विलन की इज्जत नहीं खराब की बिल्कुल। इन्होंने विलन को कत्ल करवा दिया और उसमें तो वो इतना गैरतमंद दिखाया नूरी ने, तो उसने माफ किया मौला जट ने और उसने कहा कि नहीं मैं भीख में मांगी भी नहीं। उसने अपनी टांग खुद वो काट देता है, खुद काट दी अपनी गैरत में आके कि दुश्मन भी गैरतमंद था। वो उसने कहा कि अपना नूरी नाथ ने जी कि ओए बख्शीश ते मैनू जन्नत भी मिले ते ना लवां जाओ जटाए लत तू अपना इंसाफ समझ के ले जा, असीं इहनू तेरी बहादुरी दा इनाम समझ के भुल जाएंगे। और उसकी बहन ने कहा अपना वीरा अपने भाई की टांग कटी हुई देख के तो उसने कहा ना 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 मैनू उदों तक अपना वीर ना आखी जदों तक नत्तां विच कोई मौला नहीं जामदा। यानी मैंने विलन से हीरो की अजमत का इतराफ करवाया जबरदस्त। और ये है, और आखिरी जुमला क्या है फिल्म का कि इतनी कत्लो गारत के बाद सारे जालिमों जाबरों को गिरा लिया उसने और उनके लीडर को भी गिरा लिया। तो जब उन्होंने माफिया मांगी तो उसने गंडासा फेंका और उसने हीरो ने कहा कि दफन कर दियो इनू, पूरी जिंदगी के लिए दफन कर दियो इनू ते एदी ढेरी ते लिख दियो कि इंसानियत इंतकाम नहीं इंसाफ चाहती। जबरदस्त इंसाफ हुंदा रहा ते कोई मौला खड़ाक नहीं करेगा यानी गंडासा नहीं उठाएगा अगर इंसाफ हो। अब ये जो इमरान खान ने तहरीके इंसाफ चलाई हुई है, मैंने इमरान खान से कहा मैंने कहा आप 96 में आए हो तहरीके इंसाफ लेके, मेरे से 18 साल बाद मैंने 18 साल पहले तहरीके इंसाफ शुरू की और मैंने सिर्फ लोगों से वोट नहीं लिए नोट भी लिए वोट भी लिए, लोगों ने मुझे वो सारा कुछ दिया। फिर इसने मुझे कहा कि आप आए और जो भी सीट आप चाहिए आप लें, मैं अगर आप मेरी सीट पे बैठना चाहें तो मैं सरेंडर करता हूँ, यहाँ तक इसने कहा। तो मैंने कहा कि मेरे पास पहले ही एक सीट है, वो सीट है दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में माशाअल्लाह, और मेरे लिए वो सीट काफ़ी है। मुझे किसी हुक्मरान से किसी दुनियावी बंदे से किसी सीट की ज़रूरत नहीं है। सही। तो बात ये है बेटे मैंने तो जो इंसाफ पे पिक्चर बनाई उस पे ये इमरान खान खड़ा है, उस पे जुल्फकार अली भुट्टो सारी उम्र खड़ा रहा। बिल्कुल पहले की फिल्में जो थी एक बहुत जैसे कि पहले भी मैंने बताया बातें मौला जट वाली करते हैं लेकिन करेक्टर मौला जट वाला नहीं है बिल्कुल। और जो कहना चाहिए तो ये फिर मेरे नूरी नाथ का एक डायलॉग जी कि मैदान गल्ला नाल नहीं गाटे ला के जिते जाते ने सोनिया चला गंडासा चला। और वो कहता है कि 1.5 मन की इस लाश से किन्नी कुछ देर गंडासा चलेगा ओए नस जाओ मेरे घोड़े पे बैठ के नस जा, समझो ना। तो बात ये है कि मेरी फिल्म जो है वो इंसाफ पे थी जी, वो बुज़दिल को बहादुर बनाने वाली थी जी, बेगैरत को गैरतमंद बनाने वाली थी बिल्कुल, और वो किसी नशई का रोल नहीं था
बिल्कुल। शराबी आदमी जो है वो मुआशरे का हीरो तो नहीं, हो बिल्कुल सकता। वो बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं, उसकी हीरो तो नहीं बात हो पे कोई यकीन ही नहीं करता। फिर इसने इंतकाम लेने निकला जी तो इसने, मेरा जो विलन था नूरीला, जी मैंने एंड पे भी उसकी आबरू कायम रखी जी और उसने खुद हीरो की अजमत का एतराफ, इन्होंने उसको जलील करके मरवा दिया और पिक्चर का बेड़ा गर्क इन्होंने खुद कर दिया, अपने सब्जेक्ट के साथ ही इन्होंने जुल्म किया। और ये मैं समझता हूँ अल्लाह इसको हिदायत दे। इसने पहले मौला जट ने लंदन फ्लॉप करवाई, फिर इसने मौला ते मुखो, अच्छा वो भी इन्होंने बनाई थी, बिलाल निशान। अच्छा 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 हाँ, उसका डायरेक्टर यूनुस मलिक खुद था। अच्छा और फेल हुई, राइटर भी यही था, अच्छा एक्टर भी यही थे, कैरेक्टर भी यही। तो अभी तो एक तीसरी वो सन ऑफ मौला जट भी लिख रहे हैं, वो बेटे वो सुल्तान रही के बेटे साहब ने बताया था। बात ये है कि राय साहब का बेटा हो या राय साहब खुद हो जी, या यूनुस मलिक हो या नासिर अदीब हो, ये सारे साबित कर चुके हैं जी कि मौला जट की कामयाबी में इनका कोई दखल नहीं था, इनसे करवाया गया। सही। कोई करवाने वाला था तो इन्होंने सही किया जी बिल्कुल। और मैंने इनको किसी को गलत नहीं करने दिया जी। और मुझे पता था पहले से कि मौला जट को जो दोबारा छेड़ेगा वो अपना नाकामी का यही उसकी सोच उसके लिए नाकामी का बायस बने। बिल्कुल सर। आज सूरत मुझे इस बात की खुशी है जी कि मेरी उस पिक्चर की आज भी इतनी वर्थ है जी जी कि वो द लेजेंड के तौर पे भी जानी जाती है, बिल्कुल। उसका नाम इतना पॉपुलर है कि इनको उसका बिजनेस अच्छा मिल गया है और मेरी दुआ है अल्लाह इन्हें और बिजनेस दे। सर बिजनेस इनकी कामयाबी, इनका पैसा, इनकी कामयाबी वो मेरी कामयाबी की कंटिन्यूशन है। आज भी मेरी चीज की इतनी वर्थ है कि उसके नाम पे लोग आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। अल्लाह पाक इनको बचे। आमीन आमीन। मैं खुश हूँ कि आज की तीसरी नस्ल जो है, नौजवान नस्ल, वो भी मेरे उस वर्क का इतना डीप असर ले रही है, बिल्कुल उसके ऊपर 50-50 करोड़ रुपया लगा रही है और उससे 100 करोड़ आज तक है। सर बिजनेस की बात हो रही थी तो 100 करोड़ आज तक दी लेजेंड ऑफ मौला जट ने कर लिया बिजनेस। आने वाले वक्त में और कितना बिजनेस करेगी और कितनी देर तक सिनेमा की जीनत बनी रहेगी ये फिल्म? देखें जी, मैं आपको आज एक बिजनेस की बात बताऊं जी, क्योंकि मैं अपनी फिल्मों का इन्वेस्टर भी खुद हूँ। जी बिल्कुल सर, इसीलिए सवाल किया आपसे। और मैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी फिल्मों का खुद हूँ। जी, मेरी फिल्में आज तक मेरी सोल प्रॉपर्टी है, कोई उसमें शरीक नहीं बिल्कुल है। मैं बिला शिरकते गैरे और मैंने बिजनेस लिया है अपनी फिल्मों का। अब आजकल क्या हो रहा है जी कि फिल्म लगे पहली टिकट से जी 50% के मालिक तो सिनेमा वाले बन जाते हैं। और ये फिल्म को भी रोका गया। अब 100 करोड़ अगर आया है जी तो उसमें 50 करोड़ तो सिनेमा वाले ले गए। उसके बाद आए 30% डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन लेता है बिल्कुल, बाकी 50 करोड़ में से 15 करोड़ वो ले गया, 15 बाकी 35 बचा। ठीक है जी, 35 बचा बिल्कुल। अब 35 में से उन्होंने जंग वालों ने और बाकी जो इनके प्रमोटर है जी बिल्कुल, जियो ये वो जितने जो प्रमोशन हुई है, जो अखराजात हुए बिल्कुल बहुत ज्यादा, 35 करोड़ में से उन्होंने कोई 20% उन्होंने ले जाना है बिल्कुल। चले बाकी 30 बचा, बाकी 20 करोड़ वो ले गए, बाकी कितना बचा 35 में से 10 करोड़ ले गए, 10 लगाने चले बिल्कुल। उसमें से आप प्रोडक्शन कास्ट निकाले बिल्कुल, पीछे उसमें से आप बाकी अखराजात निकाले। इनके हाथ में अगर 100 करोड़ आया ना जी तो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में उसमें से 10 या 15 करोड़ आना है सही। तो अब लगा होगा, फर्ज कर लो 50 करोड़ जी, तो अभी तो अपने पैसे पूरे, अभी पैसे ही नहीं पूरे हुए, यानी 200 करोड़ आए तो फिर बजट लेवल पे आता है, बजट इनका पूरा हो। बार सूरत मेरी दुआ है अल्लाह पाक इनको जितना बिजनेस जितना किया इससे भी गुना ज्यादा दे ताकि प्रोड्यूसर जिंदा रहे, प्रोड्यूसर का पैसा वापस आए और कमाए प्रॉफिट आए बिल्कुल, ताकि और प्रोड्यूसर भी इनको देख के फिल्में बनाने आए सही, और बड़े इन्वेस्टर आए सही, बड़े इन्वेस्टर आएंगे
तो इंडस्ट्री जो है वो फिर जिंदा होगी। सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो ये फिल्म बिलाल लिशारी साहब ने बनाई है, इसमें सुना ये जा रहा है कि आपने इस फिल्म के ऊपर केस कर दिया था, इसलिए 10 साल फिल्म नहीं लग सकी। हाँ, वो 9 साल इन्होंने कोई मेरी बात समझी नहीं। मैंने इनको शुरू करने से पहले रोका था, बिलाल को भी और कामरान साहब को भी, उनके वालिद को भी, कि यार मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा ये लेगेसी है, मेरा ये फिल्म नहीं, ये मेरी रियासत है। आप एक एक वर्ड, हाँ, क्योंकि मैंने सुनी है ना, फिल्म पूरी देखी है और डायलॉग भी मैंने सारे सुने, उसमें से बहुत सारे फिल्म में ऐड किए गए हैं। तो ये उस पे नाजायज काबज बनना चाहते थे। अच्छा। तो मेरे पास उसका सर्टिफिकेट 2024 तक सेंसस सर्टिफिकेट इंटैक्ट है। जबरदस्त। अच्छा, फिर उसके इनकम टैक्स पेयर हूँ मैं रेगुलर। अच्छा। 78 से आज के दिन तक मैं रेगुलर इनकम टैक्स पेयर हूँ। सही। मैं गवर्नमेंट का कमाऊ बेटा हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह। फिर मैंने इनको रोका, मैंने कहा यार मेरी इजाजत के बगैर तुम ना बनाओ जी, मेरे साथ डिस्कस करो क्या बनाना चाहते हो। बिल्कुल। मैं हो सकता है तुम्हें बगैर किसी बात के इजाजत दे दूं अगर काम अच्छा करोगे तो। जी। इन्होंने नहीं बात की और मेरे वायलेशन इन्होंने जारी रखी। फिर मैंने FIA में केस दिया, फिर मैंने पुलिस में केस दिया, फिर मैंने अदालत में गया, ट्रिब्यूनल से स्टे ले लिया, फिर मैंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। सही। वो इस वास्ते कि इन्होंने वायलेशन कर रहे थे, मेरे साथ जो जुबान करते थे वो पूरी नहीं करते थे। लिहाजा मैंने इनको वाकई 9 साल रोका हुआ था। बिल्कुल। मैंने नहीं लगने दी फिल्म, और मैं लीगली मालिक थे, वारिस भी था। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। अच्छा। फिर ट्रेडमार्क भी उसका मेरे पास है। जबरदस्त। इनको मौला फिल्म आपकी हो गई ना। इनको मौला जट का नाम इस्तेमाल करने से कोर्ट ने रोक दिया। जबरदस्त। कि उसके उस ऊपर मेरा राइट है। बिल्कुल। इन्होंने मौला जट 2 रखा जी, वो भी मौला जट था, वो भी कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ था। बिल्कुल। फिर इन्होंने एक ट्रेलर पास करवाया जी, वो मैंने फिर 2-2 अरब रुपए के नोटिस सेंसर बोर्ड के चेयरमैनों को दिए कि तुमने ये ट्रेलर पास क्यों किया मौला जट के नाम का। अच्छा, जबरदस्त। उसके बाद फिर मैंने हाई कोर्ट से भी स्टे ले लिया इनके खिलाफ। तो बात ये है कि फिर इन्हें एहसास हो गया कि नहीं मेरे राइट्स हैं, सही, मैं ही उसका ओनर हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मेरी इजाजत के बगैर ये फिल्म नहीं लगा सकते। सर सबके पैसे आपने, जब इन्होंने फिर एहसास किया जी, और इन्होंने दरमियान में एक मेरी बेटी जैसी बेटी, उसको बड़ी अहमियत में देता हूँ, उसको डाला। उसने मुझे कहा कि बाबा ये मुल्ज़म नहीं है, ये मुजरिम है। आपका राइट है, पूरी दुनिया में कॉपीराइट की कोई वायलेशन नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही। अब आपसे मैं पूछता हूँ जी सर, अल्लामा इकबाल ने शेर लिखे हैं जी, कोई बंदा आज कहे जी वो उसके ऊपर अपना नाम लिख के तो कहे जी ये शेर मेरा है, तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। वो मेरी क्रिएशन है। नासिरुद्दीन को भी मैंने लिखा हुआ सब्जेक्ट दिया था। अच्छा, ये उसकी क्रिएशन नहीं है, क्रिएशन मोहम्मद सरवर भट्टी की है। अच्छा, इसने मेरे मुआवन के तौर पे जी, मेरे मुंशी के तौर पे इसने काम किया हुआ है नासिरुद्दीन ने। अच्छा। अगर इसने लिखा था मौला जट, फिर मौला जट इन लंदन क्यों हिट नहीं हुई? फिर शागिर्द मौला जट था, फिर जिद्दी जट, फिर इसकी सारी जट जो है वो फेल हुए, सिर्फ मौला जट चला है। एक मेरे से पहले वैशी जट फिल्म थी जी, उसका राइटर थे अहमद नदीम कासमी। सही। वो उनके अफसाने से इसने अडॉप्ट किया था जी, उसके डायलॉग इसने बड़े अच्छे लिखे। वो फिल्म मुझे बड़ी पसंद थी। अच्छा। और उसमें इसका काम भी बहुत अच्छा था। अच्छा। और उसमें हसन अस्करी साहब का काम बड़ा अच्छा, जबरदस्त। और फिर राय साहब ने, और ये सारा सेटअप, मैं उस फिल्म से बड़ा मुतासर था जी। तो मैंने फिर उसका जब मौला जट में जी, मैंने इस्तेमाल किए वो कैरेक्टर जी, तो उसमें क्वालिटी की चीज जो थी वो नूरी नाथ था। बिल्कुल, जो मेरी क्रिएशन थी। अच्छा। हाँ, नूरी नाथ आपने बनाया? नहीं, मैं वो फैमिली वो सब्जेक्ट लेके आया। अच्छा। कहानी नूरी नाथ एंड फैमिली से शुरू होती है। अच्छा। और वो कहानी मौला जट के गांव में आ जाती। तो अल्लाह का करम है, मेरी वो स्कीम, मेरी वो थॉट, मेरी वो क्रिएशन
वो हिट हुई। सर यहाँ पर मैं आपने बात की कि 100 करोड़ जो अभी हम बात बिजनेस की कर रहे थे, वहाँ पर सबको जो थे 50 करोड़ वो ले गया, 10 वो ले गया, 5 वो ले गया। सर आपकी ये जाती फिल्म थी, सब कुछ आपका था, आपके नाम है सर, आपको उन्होंने कोई बजट नहीं दिया? इन्होंने ये बिलाल शारी साहब ने। वो बेटे ये बात छोड़ो, इन्होंने मुझे क्या देना था? अच्छा। मैंने बताया आपको, मैंने अच्छा। इतना टैक्स दिया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, बिल्कुल आपने बताया। इन्होंने जो भी मुझे कहा जी, मैंने उस बात को इस वजह से एक्सेप्ट किया कि बच्चे हैं, ये मेरे नाम को, मेरे काम को उसको सहारा ले रहे हैं, तो अल्लाह इनको कामयाबी दे। आमीन। और वो बच्ची जो थी ना जिसने सुलह कराई मेरी और इनकी पैचअप कराया, वो उठ के मेरे पाँव में ही बैठ गई कि बाबा बस मेरे बस आगे तो कुछ था ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ। आपने मुझे बेटी कहा है तो मेरी खातिर आप मेहरबानी करें। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने एक चादर उसके लिए लेके गया था जी। उसने कहा ये चादर मेरे सर पे डाले, मैंने चादर डाली खुद, तो उसने कहा इसके ऊपर दोनों हाथ भी रखे। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। और मैंने दोनों हाथ रखे, तो उसने कहा बाबा मेरी खातिर इनको माफ करें और छोड़ दें, इनको इजाजत दे दें। मैंने इजाजत दे दी सर, बहुत बड़ा क्रेडिट है। एक और बात मैं आपको बताऊं, जी जी सर, मैंने इन्हें फिल्म की इजाजत दी है रिलीज की। अच्छा, अपनी फिल्म के राइट्स नहीं दिए इन्हें। जबरदस्त। मैं वही परेशान हूँ कि सब कुछ आपका है, लेकिन वो फिल्म चला रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, तो आमीन आमीन। मैं तो कहती हूँ कि इतना दे कि आने वाली जो फिल्म इंडस्ट्री हमारी फिर से एक दफा स्टैंड हो, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि ये फिल्म जो है लगी है, इससे काफी ज्यादा आवाम का जो रुख है कि सैनमोग और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मूव हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरी दुआ भी है जी को इससे भी डबल बिजनेस दे, आमीन आमीन, कई गुना दे, आमीन, ताकि इनका बिजनेस देख के ना जी जी बड़े इन्वेस्टर जो यहाँ को रुख करें, फिल्में बनाने आए, बिल्कुल। उससे इंडस्ट्री के जो वर्कर है उनको भी फायदा हो, इंडस्ट्री भी दोबारा जिंदा हो जाए, बिल्कुल ऐसे, और ये दोबारा जिंदगी इसे मिले, जी जी, तो ये मेरी इज्जत है। तो जी, तो व्यूअर्स आपने सरवर भट्टी साहब की भी गुफ्तगू सुनी, और हमारे सीनियर सहाफी जो हैं साजिद यज़दानी साहब, इन्होंने भी बड़े अच्छे तबसरे फिल्म के ऊपर किए, और बाकायदा, क्योंकि मैं तो इनकी स्टूडेंट हूँ, इनकी भी स्टूडेंट हूँ, सीख रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि ये आज का हमारा जो प्रोग्राम है नई नस्ल के लिए जो है बहुत कुछ है। अगर आप इसको गौर से सुनेंगे, समझेंगे, और पहले की नहीं, पहले वाली जो मौला जट फिल्म है उसको देखेंगे और इसको देखेंगे, और दोबारा प्रीमियम भी आ रहा है, पहली मौला जट भी लगने वाली है, तो जरूर आइएगा जी। इंशाल्लाह 9 दिसंबर को मैं अपनी मौला जट, जिसका मैंने डीसीपी प्रिंट बना लिया हुआ है जी, लेटेस्ट साउंड प्रिंट, ये वो आ रही है माशाल्लाह, प्रीमियर। देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी एक और आ गई है इंशाल्लाह। तो ये असल मौला जट भी आप लोगों से, हाँ, मतलब असली भी आएगी तो नकली भी आएगी। नहीं, ये भी अच्छा, भी बिजनेस है। आमीन आमीन आमीन। लोग वेखण, हाँ जी, और खास तौर पे मैं नवी नस्ल ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ जी, बिल्कुल। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ जी, ਨਵੀਂ ਉਹਦੇ साउंड क्वालिटी, और मैंने उसे सिनेमा स्कोप भी कर लिया जी, फुल स्क्रीन कर लिया है। पहले फिल्म छोटी स्क्रीन थी जी, अब वो बड़ी कर ली है, सही। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पब्लिक जो है वो आएगी, और इससे स्टूडेंटों को सीखना चाहिए। बिल्कुल सर, क्यों नहीं सीखना चाहिए स्टूडेंट जी। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही अपनी गजल शाह को इजाजत दे, एक और बड़ा खूबसूरत सा कोई नया सवाल करंट अफेयर पे, कोई ऐसी ही जो एक अच्छी स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपनी गजल शाह को इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।